नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे हमारे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 51 आर्टिकल तक देखा था, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी, ना कर रहे हो फिर भी, भारतीय संविधान के आर्टिकल्स के बारे में जानना आपको ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे जो 51 के बाद जो हमारा आर्टिकल्स है उसके बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ा बताया था, जिसमें कि आपका फर्स्ट पार्ट से लेकर के हमारा पार्ट 4A तक का जो आर्टिकल था, जो कि आपका 51A आर्टिकल था, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग पार्ट 5 का बात करेंगे, और पार्ट 5 में आज हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि आर्टिकल हम लोग 52 से लेकर के आगे की ओर पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। फर्दर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को आप मिस भी ना कर पाएँ। यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 52 का। 52 में क्या कहता है, ये कई दफ़ा पूछा भी गया है एग्जाम में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें कहा जाता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इससे रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है आपका 52। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 53। 53 में कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में प्रेसिडेंट जो कुछ भी काम, पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो कुछ भी काम करते हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट जो एग्जीक्यूटिव पावर निहित होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पे 53 में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर यानी संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वह आपका आर्टिकल 53 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 54 में क्या कहता है कि इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति होंगे उनका निर्वाचन किया जाएगा। डायरेक्ट मोनार्की सिस्टम से या हेरिडेटरी सिस्टम से जिस तरह से ब्रिटेन में होता है उस तरह से नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारा जो कंट्री है वो रिपब्लिक कंट्री है। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द नेशन जो चुने जाएंगे वह इलेक्ट होकर के आएंगे। तो 54 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है आर्टिकल 55। 55 में कहता है कि कौन सा मैनर, क्या प्रोसेस होगा जिससे कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आमतौर पर पब्लिक जो है वो डायरेक्ट वोट नहीं करती है। इसका चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का वो इनडायरेक्ट प्रोसेस से होता है, और इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज। और उस इलेक्टोरल कॉलेज में एमपी और एमएलएज वोट करते हैं, आम आदमी इसमें वोट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है कि किस तरह का मैनर होगा राष्ट्रपति के चुनाव का, इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 55 में, मैनर के बारे में। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे, क्या टर्म होगा, पद की अवधि क्या होगी, इसके बारे में आर्टिकल 56 कहता है। 57 के बारे में अगर देखें तो प्रेसिडेंट होने के लिए क्या आपके पास या फिर उस व्यक्ति के पास जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनका जो पुनर्निर्वाचन के लिए, एक बार आप इलेक्ट हो चुके हैं फिर से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, इसके बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका का, यूएस का जो प्रेसिडेंट का सिनारियो है, वहाँ पे 2 टाइम्स से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। बट इंडिया में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। इसके बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल 57 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 58। 58 में बात करता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगा इलेक्शन के लिए, अगर आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए हर टाइम आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, एज आपका 35 ईयर्स होना चाहिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं आपका। नेक्स्ट है आपका 59। 59 आर्टिकल में कहता है कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस का कंडीशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपका 60 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 कहता है कि ऑथ और अफर्मेशन, यहाँ पे एंड नहीं है, ध्यान रखना है, ऑथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाएगा उसके बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल इसमें 60 इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका 58 इंपॉर्टेंट है, 57 इंपॉर्टेंट है, 56 है, और 50
ये तमाम इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें, लेकिन इसमें से एक आप 59 को अगर ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद नहीं रखें तो, लेकिन ये सिलसिला याद रखना है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 61। 61 क्या कहता है कि प्रोसीज्योर। अब क्या प्रोसेस होगा, मान लीजिए सपोज कि प्रेसिडेंट अपने इनकैपेसिटी से काम कर रहा है या फिर अल्ट्रा वायर कर रहा है। अल्ट्रा वायर करने का मतलब है कि संविधान का उल्लंघन करते हुए काम कर रहा है, तो उनको हटाने का भी प्रोसेस है, जो कि हम लोगों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। हम जब सोर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें। तो प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का जो है आर्टिकल वह 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को लेकर के जो बात कहा गया है वो आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट है कि 62 में क्या कहा गया है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, इसमें टाइम की बात कहा जाता है कि कब तक जो है इलेक्शन कर लिया जाएगा टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर सपोज कीजिए कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वैकेट हो गया है तो उसमें इलेक्शन कब तक हो जाना चाहिए। और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, अगर मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होने के बाद किसी कैजुअल पर्सन को प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें एक्ट करने के लिए दे दिया जाए, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर कि प्रेसिडेंट नहीं रहे तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट उस कार्य को करते हैं, बट वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। इसके पीछे का लॉजिक ये है दोस्त, क्योंकि प्रेसिडेंट के चुनाव जो होता है उसमें कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, जैसा कि मैंने बताया इलेक्टोरल कॉलेज में एमपी और एमएलए होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो उनके जो इलेक्शन के टाइम पर जो वोट होता है वो आपका इसमें राज्यों के जो आपके राज्य के जो एमएलएज हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिसकी वजह से ये पूर्ण रूपेण प्रेसिडेंट के रूप में नहीं होल्ड कर सकते ऑफिस। तो फुल फ्लेज में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। हाँ, ये बात हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैजुअल है वो कितने टर्म के लिए कितने समय के लिए काम कर सकते हैं, तो विद इन 6 मंथ के अंदर करवा लेना है इलेक्शन प्रेसिडेंट का। अब ये प्रेसिडेंट की बातें थी, अब आ जाइए वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के। तो याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है आपका आर्टिकल 63 से बात करता है, और आर्टिकल 63 के अंतर्गत जो भी बातें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा वह आपका है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63, और उसमें कितना था 52, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 64। 64 में क्या कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारा एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के काउंसिल ऑफ स्टेट के। आप सभी को पता होगा कि जो भी इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं इनको एक एडिशनल चार्ज के रूप में या एक्स ऑफिसो चेयरमैन के रूप में आपको देखने को मिलेगा, राज्यसभा के बन जाते हैं सभापति के रूप में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 64। आपसे पूछा जा सकता है 64 में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट का, यानी राज्यसभा का। ये कौन सा आर्टिकल में जिक्र है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 65। 65 कहता है आपका कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज भी करेंगे वो सारे फंक्शन को ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी। मैंने इसके पहले भी बताया कि कैजुअल वैकेंसी प्रेसिडेंट के पोस्ट पे तब वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, जब प्रेसिडेंट ना हो तो उस वक्त तो कैजुअल वैकेंसी के रूप में भी प्रेसिडेंट काम करेंगे, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो इसके बारे में जो जिक्र है आपका आर्टिकल 65 में किया गया है। और यह भी कहा जाता है कि ये कब तक जो प्रेसिडेंट हैं ये कब तक एब्सेंट रहेंगे तो कब तक काम कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपका आर्टिकल 65 कहता है। 66 आर्टिकल क्या कहता है कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में बात कहा गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी और एमएलए दोनों वोट करते हैं, बट आपका वाइस प्रेसिडेंट के केस में एमएलए वोट नहीं करते हैं। तो ये प्रोसेस के बारे में बताया गया कि कैसे होगा। नेक्स्ट है आपका 67। 67 में क्या कहा गया है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा, जैसे आमतौर पर 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखने आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका 68 आर्टिकल। 68 आर्टिकल्स में वही बात कहा गया जो आपका इसके पहले जो आर्टिकल कितना में था, आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ये जो आपका 62 में 62 आर्टिकल में क्या कहा गया था, जो प्रेसिडेंट है वो आपका फुल कब कर लिया जाना चाहिए, पोस्ट को कब इलेक्शन हो जाना चाहिए, तो वही यहाँ पे आपका 69 में देखने को मिलेगा, 68 में देखने को मिलेगा कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, कितने दिनों में इलेक्शन हो जाना चाहिए अगर वैकेंट हो गया है सीट वाइस प्रेसिडेंट का,
तो या फिर कितने टाइम के लिए होगा इसको कैजुअल वैकेंसी, तो इसके बारे में कहा गया 68 में। 69 आर्टिकल क्या कहता है? 69 आर्टिकल कहता है ओथ के बारे में, कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो ओथ, वाइस प्रेसिडेंट जो है ओथ लेंगे। इसके बारे में कौन दिलाएंगे ओथ और कहाँ पे लेंगे? अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि ओथ से रिलेटेड जो यहाँ पे था वो 60 आर्टिकल था प्रेसिडेंट के लिए, यहाँ पे 60 आर्टिकल था और वहाँ पे आपको देखने को मिला 69 आर्टिकल। तो 69 आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट का और 60 में प्रेसिडेंट का ओथ के बारे में है। नेक्स्ट आइए 70। 70 में कहा जाता है कि जो हमारे आपके प्रेसिडेंट हैं वो कभी कभी इमरजेंसी टाइम पर कुछ अदर काम भी करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आकस्मिक स्थितियों में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लग गया हो, तो आप लोग सुनते होंगे कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो उस वक्त जो है डिस्चार्ज करना पड़ता है, अपना कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है प्रेसिडेंट को अदर फंक्शन की तरह से। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि 70 में अदर कार्य को परफॉर्म करने के लिए बात कहा गया। 71 में क्या कहा गया? 71 में कहा गया कि सपोज कीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन में किसी भी प्रकार का अगर कोई मैटर आता है, रिलेटेड इशू आता है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, गलत हुआ है, वो या फिर वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो सकता है, तो उसका रिड्रेसल कैसे किया जाएगा, सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, या फिर इस तरह का कनेक्शन मिलता है, तो इसके बारे में कहा गया है कि मैटर रिलेटेड टू द और कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वो आपका आर्टिकल 71 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 72, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 72 आर्टिकल्स हैं, और इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है, पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की जो पावर होता है, जैसे कि किसी केसेस के सेंटेंसेस को और सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस को इन सर्टेन केसेस, तो इसके बारे में 72 कई दफ़ा भी एग्जाम में पूछा गया कि 72 में जो राष्ट्रपति के पास है वो क्षमा करने की पावर है, पार्डनिंग पावर है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देखें कि आर्टिकल 73 में है कि एक्सटेंड टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका विस्तार के बारे में कहा गया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 74 इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट जो काम करेंगे इनको एक एड एंड एडवाइज के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए, मतलब मंत्रियों का एक मंत्री परिषद चाहिए, उसके लिए बात कहता है, क्योंकि भारत में जितना भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, भले ही प्राइम मिनिस्टर है। मैंने यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो बातें आप लोग मैं आपको बताना चाहूँगा। हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब है नेशन, नेशन का होते हैं राष्ट्रपति। तो जो कुछ भी देश में काम होता है वो सारे का सारा जो क्रेडिट है, नाम है, वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। तो राष्ट्रपति जो काम करते हैं वो एड एंड एडवाइस पर करते हैं। नाम वैसे तो हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो नाम तो होता है प्राइम मिनिस्टर का भले ही, लेकिन सारा जो ऑन रिकॉर्ड और ऑन पेपर जो होता है नाम किनका होता है, प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट जो काम करेंगे उनके सलाह के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यह आर्टिकल आपका 74 कहता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को क्या देने के लिए, सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होते हैं, इस बात को भी जान लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कई दफ़ा इसको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 75 में कहता है कि अदर प्रोविजंस की बात करता है टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का क्या क्या अदर अदर प्रोविजंस है, क्या क्या उनके उपबंध दिए गए हैं, इसके बारे में आर्टिकल 75 कहता है। और आर्टिकल 75 में ही प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कहा जाता है, बट स्पष्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट का चीफ लॉयर एग्जीक्यूटिव या चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया। जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर सवाल वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 77, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट का किस तरह से कार्य करने का, संचालन करने का जो कंडक्शन होगा उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है आपका 78 में क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी क्या होगा, तो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी को यहाँ पे बताया गया है कि देखिए मैंने अभी बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में है, तो 74 में तो बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे आपका फिनेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर्स हो गया, होम मिनिस्टर्स हो गया। तो सभी मिनिस्टर तो एक एक करके राष्ट्रपति को जा करके तो बात सारी बताएंगे नहीं, तो उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, यहाँ पे 78 आर्टिकल में कहा जाता है कि ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज
रिस्पेक्ट टू, किस रिस्पेक्ट में, तो फर्निशिंग का मतलब है सारी जानकारी को डिलीवर करना, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना किनके तक, प्रेसिडेंट तक। ये आर्टिकल आपका 78 कहता है। आई होप यहाँ तक जो आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल था, ये सारे आर्टिकल्स के बारे में मैंने जिक्र किया यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे दोस्त, अभी वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग पार्लियामेंट के बारे में, और आर्टिकल 79 से स्टार्ट होगा ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का 79 में कहा गया है कि आपका पार्लियामेंट का एक गठन के बारे में। और पार्लियामेंट में यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 विंग होता है, 3 अंग होता है, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद आपका राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। तो कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के बारे में कहा गया 80 में, और 81 में कहा गया है कि आपका जो लोकसभा है, इसका मतलब हाउस ऑफ द पीपल के कंपोजिशन के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो, अब कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी हिट करना है, और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स भी कीजिएगा। आई होप, और नोट्स बनाते हुए आप लोग चलिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। और आर्टिकल से देखिए हर एक एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बनाते हुए भी चल रहे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा सारे आर्टिकल्स का जिक्र करते हुए, कुछ कुछ बातों को जोड़ते हुए मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ सारी वीडियो को। तब तक आप लोग ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट आप सभी को।